हेलो दोस्तों, हम देखेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है वायु। तो आज हम पढ़ेंगे वायु के बारे में। ध्यान से एकदम देखिएगा। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। इनका कहने का मतलब है कि ये जो हमारी पृथ्वी है यह वायु से चारों तरफ घिरी हुई है ऐसे। और इसमें कई मिक्स के वायु हैं, जैसे कि इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसी बहुत सारी वायु है, गैसें हैं। उन्हीं गैसों की ये परत है और इन्हीं से यह पृथ्वी घिरी हुई है। तो वही बोल रहा है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और इसी को जो गैस की परत है या वायु की परत है मोटी, इसमें कई सारे गैस हैं, इसी परत को कहते हैं वायुमंडल। एकदम अच्छा से समझिए आप लोग, आराम से। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर जो इतनी सारी गैसें हैं, इनके परत को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। इनका कहने का मतलब ये है कि हम जो है मनुष्य, तो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन और CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। उसी तरह जो जानवर हैं वो भी क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यही बोल रहा है, यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इनका कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी है, इसके अगल बगल हम जो परत बोल रहे हैं, वायुमंडल की परत या फिर गैस की परत जिसे वायुमंडल कहते हैं, तो ये सूर्य की जो है हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। ये हानिकारक किरण कौन है? जैसे परावैंगनिक किरण, इनसे हमारी रक्षा करता है, जो कि त्वचा कैंसर का कारण होता है। तो अगर ये सब वायु में मरना हो, तो परावैंगनिक किरणें जो हमारे त्वचा पर डायरेक्ट प्रभाव करेंगे, उससे कैंसर होगा, जिससे हमारी मृत्यु होगी। तो इनका कहने का मतलब वही है कि सूर्य की किरणें जो है हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। और जितना आता है सूर्य का रोशनी, अगर ये वायुमंडल की परत ना हो तो बहुत ज़्यादा मतलब धूप लगेगा और जिससे हम जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। और अगर ये सूर्य की रोशनी ना हो तो रात में बहुत ठंड होगी, इतनी ठंड होगी कि एकदम बर्फ जम जाएगा और हम जम जाएंगे। अतः यह वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अब इसे देखिए, यह नया टर्म है वायु राशि। इसको अभी बाद में हम अच्छे से समझेंगे। आगे चलिए देखते हैं वायु का संघटन। पहले ये देख लेते हैं बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। हम पिछले क्लास में एनसीईआरटी में कक्षा 6 में पढ़े थे इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसको एकदम अच्छे से समझिए। जैसे ये पृथ्वी है, इसके आसपास CO2 है, चादर है, एक गैस है। जो सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पर और जो वापस जाती है, तो CO2 जो होता है यह इसके ऑब्जर्व कर लेता है और यह गर्मी बनाए इधर ही रहता है। ज़्यादा गर्मी बना दे तो उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से बढ़ती है। और अगर ये नॉर्मली रहे तो हम जाकर आराम से रह सकते हैं, पेड़ पौधे अच्छे से उग सकते हैं। तो यही है कि अगर ज़्यादा CO2 वायुमंडल में हो जाएगा तो पृथ्वी ज़्यादा हीट हो जाएगी। जो सूर्य की ऊष्मा है प्रकाश की, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी और यहाँ पर पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगी। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, CO2 के वजह से। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। जो ऊपर अभी बताया ना कि अगर CO2 ना रहे, हीट अगर ऑब्जर्व ना करे, तो ये बहुत ठंडी हो जाएगी, पूरा का पूरा वापस चला जाएगा उष्मा। इसलिए इसका रहना जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा हो जाए तो वही हमें गर्मी ज़्यादा हो जाएगी।
किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर ये CO2 का मात्रा ज़्यादा होने लगेगा, तो ऊष्मा ज़्यादा अवशोषित करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होगा और यह पृथ्वी हीट हो जाएगी, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है और यह ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो जो अंटार्कटिका या फिर ग्रीनलैंड हुआ या फिर भी उत्तरी ध्रुव पर जितने सारे बर्फीले परत है, पहाड़ है, वह क्या होंगे, पिघलने लगेंगे और समुद्र का स्तर बढ़ेगा और जो भी द्वीप हैं पृथ्वी पर, अब जब इंडिया के धरती का मानचित्र देखेंगे पृथ्वी का, तो द्वीप बहुत सारे हैं, उनके लिए वह खतरा हो जाएगा, वह डूब जाएंगे। इसीलिए इनका प्रभाव रोकना जरूरी है। इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है और जिसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो हम देखेंगे वायुमंडल का संगठन। संगठन का मतलब होता है कि वायुमंडल में है जो जितनी गैसें हैं, वो कितनी मिश्रण में है और कौन-कौन सी गैसें हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। जैसे कि हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उसमें कई सारे गैसों का मिश्रण होता है। थोड़ा-सा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, थोड़ा-सा नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है, जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं गैसें। लेकिन ये गैसें पाई जाती हैं, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में। ये डायग्राम अब दिया गया है, देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आ चुका है और आता रहेगा हमेशा के लिए। आर्गन कितना परसेंट है, अन्य कितना है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, कितना? 78%। दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, जो हम साँस लेते हैं, कितना? 21%। जब हम साँस लेते हैं, तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर पौधे आए, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। वो एक पौधा मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% है। तो ये डायरेक्ट नाइट्रोजन वायु से नहीं लेती है। ये जो मिट्टी होती है ना, इनके वजह से यह नाइट्रोजन अपने अंदर ग्रहण करती है। पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे से पौधे इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। जो ऑक्सीजन है 21% है, अधिक है नाइट्रोजन के बाद। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त या फिर ग्रहण करते हैं। हरे पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अगर ये मान लीजिए पौधा है, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो फिर यह CO2 ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो वही है प्रकाश संश्लेषण, इसीलिए कहते हैं पौधे लगाइए और कार्बन ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन की मात्रा कम होगी, जिससे कि हमारा पृथ्वी संतुलन रहेगा। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, जिससे कि संतुलन बना रहता है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं।
जो पशु है ना, जो जुगाली नहीं करता है, मुँह चलाता है, उसी को कहते हैं, वो उससे भी CO2 छोड़ता है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। अगर दोनों बराबर है, जैसे जितना मनुष्य छोड़ रहा है वायु कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे उतना ही ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या है, संतुलन बना रहेगा। जो इसमें से ज्यादा कम होगा, संतुलन बिगड़ेगा, जो कि हाल में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि ज्यादा ये हो रहा है, कम ये हो रहा है, तो संतुलन बिगड़ेगा। आगे देखते हैं। इससे असंतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन कोयले तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल के प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। जो कोयला है, बोल रहा है कोयला खनन, जिससे कि मान लीजिए कोई बिजली उत्पन्न करना है, तो कोयले का प्रयोग हम टरबाइन घुमाने में करेंगे, जिससे यह उत्सर्जन वायु में CO2 की मात्रा बहुत भारी मात्रा में छोड़ता है। कार्बन डाई का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, ये हम जान चुके हैं। ये बॉक्स वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैल जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, इसी को कहते हैं लो प्रेशर। ये मान लीजिए खूब वायु सघन है, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम सघन वायु है। अगर इसको हीट करेंगे तो ये विरल में हो जाती है ऐसे ऐसे, और यह ऊपर उठने लगती है। इस समय हाई प्रेशर है, इस समय यह लो प्रेशर हो जाता है। ठंडी वायु सघन और भारी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी वायु है सघन और भारी होती है, यानी कि एक दूसरे से एकदम कंक्रीट नियर सटे होते हैं, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जो भारी वायु होती है वह नीचे हो जाती है, जिससे कि हमें ठंड, मतलब ठंड थोड़ा रहता है, और अगर जो गर्म होती है वायु वो ऊपर चला जाता है। ये इसी तरह चक्र करते हैं, इसे वायु चक्र भी कह सकते हैं। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ चुके हैं। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, इसी को वायु चक्र कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए। ये सघन वायु है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर है, ये ठंडी वायु है। तो जब ये इसको हीट होगा, या हम लोग से या फिर मानव से या फिर किसी प्रकार ये हीट होगा, तो ये ऊपर जाने लगता है, और ये जो ठंडी वायु है नीचे आने लगती है। तो इसी चक्रण को कहा गया है वायु चक्र। आगे देखते हैं। ये देखिए CO2 लेवल ज़्यादा हो गया है, मतलब ये जो इतना हीट एरिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही है। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। ऊपर संगठन देखे हैं, अब नीचे हम संरचना देखेंगे। संरचना का मतलब होता है कि कितने भागों में वायुमंडल को बांटा गया है, चाहिए किस एरिया में कि कौन सी गैस है, किस एरिया में क्या है। ओके, तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारी वायुमंडल की संरचना है, यह 5 परतों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, वायु बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में अब देखते हैं। क्षोभ मंडल जो है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो पहले परत का मतलब देख लेते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कैसे क्षोभ मंडल है, हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ से जो ऐसे परत ऊपर की ओर, हम कह रहे हैं मोटी परत थी, इसी को वायुमंडल कहते हैं। अब इसी की संरचना में इसको कई भागों में बांट दिया गया है। जो यहाँ तक है इसको क्षोभ मंडल, इसको समताप मंडल, यहाँ तक मध्य मंडल, और यह वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल।
तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ तक है समताप मंडल, यहाँ तक है वायुमंडल, मध्यमंडल, इसी को हम पढ़ रहे हैं। तो क्षोभ मंडल हम देखेंगे। पृथ्वी से लगभग 13 से 14 किलोमीटर के आसपास ऊपर परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ से 13 किलोमीटर तक ऊंचाई तक क्या है, क्षोभ मंडल है। इसका कहने का मतलब यह है हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। इसी मंडल में ऑक्सीजन है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। जो भी मौसम की घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनना, बारिश होना, कुहरा या फिर बर्फ जमना, जो भी है इसी मंडल में होता है। इस मंडल में क्षोभ मंडल में। आगे देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर वाले भाग को कहते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यानी कि अगर इसको 13 किलोमीटर तक हम कहें हैं तो यहाँ से जो 50 किलोमीटर तक होगा परत, इसी को कहेंगे समताप मंडल। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, इसीलिए समताप मंडल कहते हैं। समताप का मतलब समान ताप मंडल। यहाँ पर एकदम समान ताप होता है। इसी में एयर, वो जो एयर जेट होते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि समताप यानी समान ताप हो रहता है। न ज़्यादा यहाँ पर वायु होते हैं, न ज़्यादा यहाँ पर ताप होता है। इसीलिए इस एरिया में हवाई जहाज उड़ाने पर आदर्श माना जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जो 50 किलोमीटर तक है ना, इसी के आसपास ओजोन गैस पाई जाती है, जो O3 से हम प्रदर्शित करते हैं। ये जो है, ये हमारे पराबैंगनी किरणों से, यही जो परत है यही हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो ऐसे होता है, एक मान लीजिए लेयर है ऊपर पृथ्वी के ऊपर, ठीक, वही जो है प्रकाश आता है सूर्य की पराबैंगनी किरण, ये अवशोषित कर लेता है, जिससे हमें त्वचा कैंसर से बचा होती है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ओजोन गैस की परत होती है, यह परत सूर्य के आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। हानिकारक गैसों या फिर हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। अब बचा मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ये देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक समताप मंडल, फिर यहाँ से यहाँ तक मध्यमंडल, और यही फिर है आपका वायुमंडल। तो यही बोल रहा है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, क्योंकि घर्षण होता है और इसी परत में आकर जलकर वह फिर खत्म हो जाते हैं। उसी को उल्कापिंड कहते हैं। अब बाह्य वायुमंडल देखिए। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। वायुमंडल जो है इसी को हम आयन मंडल कहते हैं। इसी में एक पार्ट है आयन मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है, यानी कि इसमें हम उपग्रह वगैरह छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी कि इस परत में होता है उपग्रह और यहीं पे जाता है रेडियो, और फिर यही वापस हम लोग को आता है। बहिर्मंडल देखिए। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थानीय समाचार पत्र में 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखें। मतलब आपके 10 दिन के आसपास क्या क्या हुआ है वही रिपोर्ट लिखने को कह रहा है। अगर समझ गए हैं तो कोई बात नहीं। अब देखेंगे मौसम एवं जलवायु।
क्या आज वर्षा होगी? यह सवाल हम लोग बहुत बार पूछते हैं अगर बदल बादल जैसे एकदम घिरे हुए होते हैं तो। क्या आज दिन साफ रहेगा, धूप निकलेगी? यह सवाल हम लोग अपनी दिनचर्या में हमेशा पूछते हैं। तो अब देखते हैं कि यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम जलवायु की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। अगर मौसम की बात करें, मौसम यानी दिन प्रतिदिन या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में जो परिवर्तन होता है जलवायु में या फिर उस टेम्परेचर में, उसी को मौसम कहते हैं। और वो जलवायु कई वर्षों में 100 साल, 200 साल, इस इतने सारे वर्षों में बदलाव या फिर टेम्परेचर के बदलाव को जलवायु कहते हैं। आर्द्र एवं गर्मी मौसम की किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर खूब देखेंगे, अगर अब गर्मी के समय गर्मी नहीं है, अगर बरसात हुई है और फिर धूप तेज निकल गई तो एकदम आर्द्र मौसम हो जाता है और हमारे शरीर में चिपचिपा हो जाता है, वो सूखता भी नहीं है और चिपचिपा भी हो जाता है, तो हम चिड़चिड़े हो सकते हैं। हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। जैसे बारिश हो रहा है तो हम पकौड़ी बनवा लेते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मान मौसम उस स्थान की जलवायु कहता है। अगर मान लीजिए आप जिस स्थान पर हैं, उस समय ठंडी ज़्यादा पड़ रही है और 100 सालों बाद अगर वहाँ पर ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ रही है, तो उसी को परिवर्तन को हम जलवायु कहें। क्या आप समझ गए इस मौसम की दैनिक पूर्वानुमान को? हाँ। चलिए देखते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग केवल ही प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर सूर्य के 100% कर ले, तो उसका 2 अरबवां 1/2 अरबवां भाग ही हम उसके प्रकाश को या फिर ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। अगर पूरा कर लेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। आगे देखते हैं तापमान। आप दिन प्रतिदिन तापमान का अनुभव करते हैं। इस समय जैसे खूब ठंड पड़ रही है, वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूदा ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। अगर वायुमंडल में ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, कम हो रहा है, इसी को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे दिन रात में दिन के समय थोड़ा-सा गर्म रहता है और रात के समय ठंडा। वही बोल रहा है कि सिर्फ दिन रात नहीं बल्कि ऋतुओं में भी होता है। जैसे कि इस समय शीत ऋतु चल रहा है, इस समय ठंडी का मौसम है। फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा, गर्मी का मौसम, वही बोल रहा है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आगे देखते हैं। अब आतपन का मतलब होता है, ये सूर्य पृथ्वी है और यह सूर्य की रोशनी आ रही है, प्रकाश। और ये जो यहाँ पर पड़ती है और जब ये तिरछी पड़ती है सीधी, इसी को कहते हैं हम आतपन। अगर तिरछी पड़ेगी तो तिरछी आतपन, सीधी पड़ेगी तो सीधी आतपन, और इसी के बनाए गए कोण को आतपन कोण कहा जाता है। सूर्यताप, आतपन या सूर्यताप, यह मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अभी जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर सूर्य, तो यहाँ पर तो सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा रहेगा। यहाँ पर देखिए तिरछा पड़ रहा है, कुछ कोण बना रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री सेम है, तो यहाँ पर ज्यादा रहेगा। यहाँ पर कुछ कम है, तो यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे ठंड थोड़ा ज्यादा रहेगा। आगे देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं, क्योंकि उधर एकदम सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं या फिर कभी-कभी नहीं पड़ती हैं। पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। बात सही है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, कंक्रीट अधिक होते हैं, तो जो तापमान पृथ्वी का, सूर्य का प्रकाश है वो वापस नहीं जाता, इन्हीं में टकराकर वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से गर्म महसूस होता है। गांव में क्या है, खुला है थोड़ा, वो आता है फ्रेश और फ्रेश वापस चला जाता है। अब देखते हैं, एक दिन के समय में
ऐसा फेल्ट से बने सड़कें तथा धातु कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाती हैं, रात के समय उष्मा मुक्त हो जाती हैं। वही जो ऊपर हम बताएं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं तापमान को मापने की मापा की इकाई डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट भी होता है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसीलिए हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। यह मानव का शरीर का तापमान है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगर 0 डिग्री माने तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। आगे चलिए देखते हैं वायु दाब। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो इधर से भी इधर एकदम समान रूप से वायु हमारे शरीर पर बल लगाता है, जिससे हमें प्रभावित नहीं पड़ता है और हमें ज़्यादा दबाव नहीं महसूस होता है। लेकिन ये वायु हमारे ऊपर दबाव बनाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये पृथ्वी है, इसके सतह पर जैसे मान लीजिए इतना वायु दाब लगा रहा है, इसी दाब को हम कहते हैं वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रेविटी नाम की चीज है जो कि वायु को भी अपने ऊपर खींचती है। अगर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम लगेगी, उससे भी यह विरल इधर रहेगा वायु, क्योंकि ठंडी वायु नीचे रहती है और विरल वायु ऊपर। तो यह इसी के कारण भी दाब कम होते जाते हैं ऊपर। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र स्तर पर वायु दाब अत्यधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि अफ्रीका या फिर सहारा मरुस्थल, इन सब एरियाओं में क्या होता है, गर्म ज्यादा होता है और वायु ऊपर की ओर उठ जाती है और वहां पर निम्न वायु दाब बनाते हैं। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसमें वो सघन होता है और वह हाई प्रेशर होता है और जिसकी वजह से वह भारी होती है। वायु भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश दिखाई देता है। अब देखेंगे जब थोड़ा सा ठंड वंड होता है या फिर बादल बनते हैं तो बहुत ही साफ मौसम दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल का दाब बढ़ता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। अब पवन देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पवन किसे कहते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर संचरित होने वाले वायु को क्या कहते हैं? पवन। यह स्थानीय नाम भी होते हैं पवन के, कई अलग अलग। ये थोड़ा बॉक्स वाला देख लेते हैं, नहीं देखे हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? जो चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं रात में, उस पे वायु नहीं, इसलिए हम वहां पर नहीं जा सकते, नहीं तो अब तक हम वहां पे बसा चुके होते। अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। जो आप देखते हैं ऊपर जाते हुए पोशाक पहनते हैं, उसमें हवा भी भरी होती है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री की रक्त स्रावित मौत हो सकती है। रक्त स्रावित होगी तो मौत तो हो ही जाएगा।
और वहाँ पर वायु दाब नहीं लगाएगा तो हमारी जो शिराएँ हैं, नस हैं ब्लड की वो फट जाएँगी। उनका कहने का मतलब यही है। पवन का नाम उनके आने वाली दिशा के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। अब घर में नहीं देखते हैं हमारे हम लोग के मम्मी-पापा कहते हैं कि पछुआ पवन बह रहा है, यानी कि वो पश्चिम से आया होता है, इधर से आता है हवा। इसीलिए हम उसे पछुआ या फिर पश्चिमी वायु कहते हैं। अगर इधर से आएगा तो उसको पूर्वी वायु। पवन को हम देख लिए हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। क्या आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाकर अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। जब खूब वायु बहती तो हम देखते हैं जब आम बीनने जाते हैं या फिर वो हवा बहता है तो बहुत सारे पेड़ गिरते हैं, हम उसमें दौड़ते भी हैं, तो वही बोल रहा है। कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूल को उड़ाते देख सकते हैं। कभी-कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। साइकिल से चलाते हैं जब विपरीत दिशा में तो नहीं चलता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। दौड़ने के लिए जब तेज हवा बहती है तो हम खूब दौड़ते हैं, उसके विपरीत तो बहुत कठिनाई होती है। और कुछ छाता लेकर जाते हैं तो छाता फट जाते हैं, इसी प्रकार। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है। जो पौने हैं वह कई प्रकार से बटे हुए हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो कई पेटियों में बटा हुआ है। अस्थाई पवने मतलब उसे कहते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में पवने या फिर वायु बहता है। उसकी जो दिशा होती है वो एक ही साइड होती है। उसी को हम अस्थाई पवने कहते हैं। जैसे कि एक पवन ऐसे बह रही है तो ये हमेशा इसी तरफ बहेगी। ये ऐसे उल्टा या फिर इसे नहीं बहेगी। इसी को कहते हैं हम अस्थाई पवने। तो अस्थाई पवने व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थाई पवने होती हैं। जैसे ये देखिए व्यापारिक पवनें ये हमेशा इसी तरह पवनें बहती हैं। इसी को कहते हैं अस्थाई पवनें। और पूर्वी पवनें, ये देखिए पूर्वी पवनें जो मकर रेखा के आसपास है ये दक्षिण पूर्वी पवनें ये अस्थाई पवनें हैं। मौसमी पवनें जैसे कि मौसम के अनुसार वायु बहता है। जैसे गर्मी के मौसम में लू भारत में। ये पवनें भिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें भी हो गई, लू हो गया जो गर्मी के मौसम में बहता है और मानसून पवनें जो हमें वर्षा लाता है। स्थानीय पवनें ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। स्थल और समुद्र समीर का मतलब होता है ये मान लीजिए भारत का नक्शा है और ये समुद्र है। तो समुद्र से स्थल की ओर जाने की ओर स्थल समीर और स्थल से इधर बहेगी वायु तो इसे कहेंगे स्थल समीर और इसको समुद्र समीर। क्या आपको भारत में उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और इसको भी देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये सनातन पछुआ पवने हैं, इधर भी वही पाया जाएगा। अधो ध्रुवीय निम्न दाब है, इधर भी वही पाया जाएगा। इम्पोर्टेंट यही है, ये जो है व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, पूर्वी पवने। और यहाँ पर उच्च दाब है क्योंकि यहाँ पे बर्फीली है। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं जहाँ बर्फ या फिर ठंडी ज़्यादा रहेगी वहाँ पर हाई प्रेशर बना रहेगा। ये हार्श अक्षांश है। इसको 35 डिग्री या फिर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश होता है। यहाँ भी यहाँ पे पौने नहीं न की मात्रा में बहती है इसीलिए यहाँ पर घोड़ों को फेंक दिया जाता था इसलिए इसे हार्श अक्षांश भी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं चक्रवात। ये एक बॉक्स में दिया है जो भारत में चक्रवात आते हैं उसके बारे में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवातों का खतरा बना रहता है। जो हाल ही में भी बहुत सारे मोन्था या फिर कई सारे चक्रवात आए थे। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य में 5 जिलों में चक्रवात आया था।
29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात भी आया था, जिससे तबाही मचा देती है। इतनी सारी मतलब पवनों के साथ-साथ वो भी आते हैं, समुद्र का जल भी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलते हैं। अब सोचिए इसके सामने आप आएँगे तो आप ऊपर की ओर उड़ जाएँगे। ये उन्हीं के बारे में है, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आर्द्रता, ये इम्पोर्टेंट है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब उसे कहते हैं कि वायु में उपस्थित जल को। इसमें देखते हैं, जल जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, तो यह जलवाष्प बन जाता है। जैसे कि सूर्य की प्रकाश पड़ती है जल पर, तो यह गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसी को जलवाष्प कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो जल की बूंदें अब आ रही है और ये जो वापस जाती है तो वापस आ रही है, तो ये बारिश हो गई और यहाँ से जो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगी, तो ये जलवाष्प के रूप में हो जाएगी। ऐसे, ये ऐसे ही रहेगी। और इसी मात्रा को, या मान लीजिए इतने बॉक्स में कितने जलवाष्प हैं, इन्हीं को हम कहते हैं आर्द्रता। ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा आर्द्रता, कम रहेगा तो कम आर्द्रता। तो यही है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन भी कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है, हो जाती है, इसी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है आर्द्र दिन में। और इस प्रकार कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आर्द्रता ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ये कपड़ों में हवा कम लगती है या फिर यहाँ से वाष्प ऊष्मा नहीं निकल पाती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं और बादल इन्हें जल बूंदों का ही एक समूह बनता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी होकर वायु के में तैर न सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आता है। यानी कि वर्षा वर्षा के बारे में भी कुछ दे दिया। जलवाष्प होकर यह ऊपर की ओर जाता है और यहाँ पे खूब बादल बन जाएगा। इसमें पानी ही रहता है और जब ये भारी हो जाएगा तो ये नीचे गिरने लगता है। इसी को कहते हैं वर्षण भी, या फिर वर्षा हो रही है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं, जो हम नहीं देखते थे, खूब जहाज जाता था तो पीछे खूब ऐसे लाइन से छोड़ता जाता है। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु में गतिमान न रहने की स्थिति से असंघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। जो गर्म हीट होता है, निकलता है वायु से, वही जो इस वायु में मौजूद होते जलवाष्प इनको संघनित कर देता है, जिसकी वजह से बादल दिखाई देने लगते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल में से ही प्राप्त होता है। भौम पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ आ जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये 3 प्रकार से है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षा होगा तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेंगे, इनको पानी की आवश्यकता होगी, वो मिलेगा उनको। हमें भी जल, भौम जल, ओम जल, ये सब मिलेंगे। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा पड़ सकता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि या ओला कहते हैं। आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के बाहरी परत में जो गैसों के पतली आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव पैदा
पैदा करती है, CO2। मौसम किसे कहते हैं? ये हम बताए थे, दिन प्रतिदिन में तापमान की वृद्धि या कमी को ही मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार अभी ऊपर जस्ट था, संवहनी, चक्रवाती और एक और था, देख लीजिए यहीं पे है, पर्वती। वायु दाब क्या है? वायु द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए कुछ क्षेत्रों में बल को ही वायु दाब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? मध्यमंडल। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता है। ओके। जल वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। देखिए, व्यापारिक पवने, पवन, मानसून, इसको मिलाना है। लू जो है ये मौसमी पवन है। सूर्य सूर्य से आने